जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है, अगर उसने उपराष्ट्रपति की बात की तो आप सभी को पता होना चाहिए जो उपराष्ट्रपति है वो हमारा कौन है, वेंकैया नायडू जी है। कौन है? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। किसका होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यसभा में हमें दो तीन चीजें, हमें बातें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है भाई। ये एग्जाम में पेपर में पूछा गया कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो तब आपका आंसर होगा कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 6 वर्ष का होता है। तो यही चीज थी आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आप सभी को पता होगा, ये यूपी है। कौन सा है? यूपी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है भाई। दक्षिण अफ्रीका में भाई कलहारी मरुस्थल। आगे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? तो कृषि नहर है इंदिरा गांधी नहर। देखो ये ओरिजिनल पेपर है भाई। ठीक है, 2019 में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है आप सभी को पता होगा, ये गुजरात में है भाई। कहाँ है? गुजरात में। अगर बोलेगा कि विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, हिंदू मंदिर कौन सा है, तो वो आपका है अंकोर वाट। कौन सा है? अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर है जो आपका कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है भाई। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर। क्या है? रायपुर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में भाई। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किस किस दो जगहों को जोड़ेगी? तो जो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है जापान से। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है भाई। और ये चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ेगी भाई। ठीक है, अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन में आपको दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ट्रेन जो है भारत में कब चली? 1853 में। जो कहां से चली? बंबई से थाने। अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर की दूरी उन्होंने उसने ट्रेन ने तय की थी। और जो ट्रेन का नाम था वो था आपका डेक्कन क्वीन। कौन सा था? डेक्कन क्वीन उस रेलगाड़ी का नाम था। ठीक है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो गोरखपुर है भाई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रेलवे जोन्स कितने हैं। ठीक है, कितने रेलवे जोन्स है। ठीक है, और जो फास्टेस्ट ट्रेन है, कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन? वो आपकी है कौन सी? वंदे भारत। कौन सी है? वंदे भारत। ठीक है, जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। ठीक है,
तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी थी? तो ये हिटलर की थी भाई। किसकी थी? हिटलर की। ये जर्मनी का तानाशाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये तो 1600 में हुई भाई। सार्क में कितने सदस्य हैं भाई? तो 8 सदस्य हैं सार्क में। साउथ एशियन एसोसिएशन रूरल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगर बोलेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जो सार्क का, वो है आपका काठमांडू में। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जो जनक है वो लेनिन को कहा जाता है भाई। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन जो है और क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। मोहन बागान टीम किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से भाई। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, 15 क्वेश्चन थे। सबसे पहले विद्युत का एसआई मात्रक, करंट जो है, करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो करंट से आपको, विद्युत से एक दो चीजें और पता होनी चाहिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक, तो आप बोलोगे भाई इसका एसआई मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो तब आप बोलोगे कि विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। क्या है? फैराडे। ठीक है। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो भूकंप को नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए? भूकंप को नापने के लिए। हमारे शरीर में स्नायु क्यों क्या जोड़ती है? मतलब देखो, हिंदी वर्ड जो है काफी डिफिकल्ट है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट्स कनेक्ट करती है किसको? बोन टू बोन को। किसको करती है? बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करते रहो तो हिंदी के साथ एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट होती है। आगे चलते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रेबीज किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत एआरओ घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है भाई। तो कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। इसको क्या रोग भी क्या कहा जाता है? इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है। रेबीज जो है विषाणु, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु, वायरस, पागल कुत्ते के काटने से होता है ना। ठीक है। अगर बोला रेबीज की, तो आपके पास एक क्वेश्चन और आता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो तब आपका आंसर होगा कि ये की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी यकृत। अगर बोलेगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है भाई, थायराइड। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले सकता है, तो ए बी। अगर वो बोलेगा सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल जो डोनर है वो है ओ, और रिसिप्ट जो करता है वो ए बी है भाई। ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप किसने की थी? ये की थी आपकी कॉल लैंडस्टीनर ने। अगर बात करेगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो तब आपका आंसर होगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो तब आपका आंसर होगा क्या? विलियम हार्वे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दीजिए। ठीक है। अगर बोलेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड, रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? ठीक है, ब्लड जहां बनता है, तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन
मैरो में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई। रेलगाड़ी का अचानक रुकने पर आदमी जो आगे की ओर गिरता है, वो गति का कौन सा नियम है, तो वो गति का प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी क्या होता है, आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, एक गति के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोटर कार की हेडलाइट पर कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सबको पता होगा, ये क्या है, सूर्य है भाई। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन था, सॉरी, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सी और एच होते हैं इसमें। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H2SO4। क्या होता है, H2SO4। सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Na। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक चिन्ह आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, जैसे मरकरी। मरकरी क्या होता है आपका, Hg होता है। ठीक है, सीसा, लेड, जिसे क्या बोलती हूँ, Pb। टंगस्टन, W, जैसे टिन हो गया, क्या होता है, Sn। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूज करते हैं भाई। थर्मामीटर पर कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर पर मरकरी, क्या किया जाता है, मरकरी पदार्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने बॉडी टेम्परेचर के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट। 98.4 कितना, फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात करेगा तो कितना, 310 केल्विन। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इससे ऊपर आता है तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कोविड-19 है, कोरोना वायरस है। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर आपको नॉर्मल बुखार भी है, पर थर्मल स्क्रीनिंग में आपका टेम्परेचर ऊपर आ गया तो सीधा बोल दिया जा रहा है आजकल कि आपको भाई क्या है, कोरोना वायरस है, चाहे उसे हो चाहे ना हो, क्योंकि बुखार तो नॉर्मल है, हर किसी को आता है। निम्न में से हृदयघात का कारण जो है आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट मेरे प्यारे साथियों आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम का। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक तो इसका बेसिक मेथड है, पहले बेसिक मेथड पे बात कर लेते हैं। फिर मैं इसका आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप इसे 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। देखो, दो नंबर्स हैं आपके पास, ए और बी। इनका जो रेशो है वो क्या है, 2:3 है। ठीक है, मैंने मान लिया लेट्स द नंबर क्या, एक्स। माना संख्या क्या है, लेट्स द नंबर इज एक्स। माना संख्या क्या है, एक्स है। तो ये हो जाएगी 2x और ये 3x। तो रेशो में डिवाइड लिख सकता हूँ, बेसिक में बताया था। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर, तो यहाँ भी 6 जोड़ा और यहाँ भी 6 जोड़ा, तो रेशो क्या हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ये यहाँ 5 दूनी 10, 10x प्लस 6 पंजे 30 इक्वल टू 4 3 12x प्लस 6 चक्कू 24। इस वैल्यू को यहाँ ले जाओगे, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओगे, तो 12 में से 10 गया तो आप बोलोगे 2x इक्वल टू 30 24 6। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो a भी आपने क्या माना था, a आपने माना था 2x और ये माना था 3x। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 × 3 6 और 3 × 3 9।
तो आपसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर? 9। ये ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। अब इसे शॉर्टकट से कैसे करते हैं? बिल्कुल आसान था भाई। आपसे बोला था कि ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, वो है आपका 2:3 है। प्रत्येक संख्या पर 6 जोड़ने पर, अगर प्रत्येक संख्या में आप 6 जोड़ रहे हो तो ये रेशो क्या हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 4:5। तो यहाँ आपने डिफरेंस देखा कितने का, 2 का, और यहाँ डिफरेंस देखा कितने का, 2 का। तो आप बोल रहे होंगे कि 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पे जो नंबर होता है 6 को। 2 यूनिट अगर 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलोगे सर 6/2 को। मतलब 1 यूनिट 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3 दूनी 6। 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3 तिया 9। आपसे बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी आपकी 9 आ जाती। बिल्कुल आसान। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी थी आपके पास 12 और चौड़ाई मतलब ऊंचाई दे रखी है आपके पास 5। यह है सेंटीमीटर और यह है सेंटीमीटर, ठीक है। 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। कह रहा है कि 11 खिलाड़ी प्लस कोच की औसत आयु, कोच की औसत आयु कितनी है? वो है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताओ कि 11 खिलाड़ी और एक कोच है तो टोटल कितने हो गए? तो आप बोल रहे होंगे टोटल हो गए 12। तो 12 खिलाड़ी और कोच, तो 12 लोगों की औसत आयु क्या हो जाएगी? 12 लोगों की औसत आयु का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 18। 12 अट्ठे 96 होता है, कैरी 9, 12 कम 12 और 9 21, ठीक है। अब कह रहा है यदि कोच को निकाल दिया, तो कोच को निकाल दिया, बचे कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी बच गए। तो 11 खिलाड़ी की, 11 खिलाड़ी की औसत आयु का योग, औसत आयु का योग क्या 1 वर्ष कम हो जाता है? तो पहले 18 था, 1 वर्ष कम हो गया, कितना हो गया? 17 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों आप मुझे बताओ कि पहले इन सबका जो औसत आयु थी वो 18 थी, एक कम हो गई तो कितनी हो गई? 17 हो गई। 11 सत्ते 77 कैरी 7, 11 कम 11, और 11 और 7, आप बोलोगे कि 11 और 7 आपके पास होता है 18। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 12 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु के योग में से 11 खिलाड़ी माइनस कर दूं तो बचा हुआ जो एक आदमी होगा वही तो कोच होगा। तो आप कह रहे होंगे कि 216 में से अगर हम 187 को माइनस करोगे तो कोच की आयु निकल जाएगी। तो 16 में से 7 गया, आपके पास बचता है कितना? 9। 20 में से 8 गया 29। तो जो कोच है वो कितने साल का है? 29 साल का है भाई। आगे कह रहा है दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है। तो मैंने घन बना दिए भाई, घन घना घन, घन घना घन, ये छोटा घन और ये बड़ा घन, ठीक है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब, एक छोटा एक बड़ा। इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना है? 1:27 दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे क्यूब रूट 1। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1 ही होता है। अगर मैं ए क्यूब बराबर 27 लिखूं तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि ए इक्वल टू क्यूब रूट कितना? 27। तो ए इक्वल टू कितना? 3। यहां तक कहानी ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे साथी, वो होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। तो यहाँ पे 6 से क्या हो जाएगा? 6 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 1:9 आपका करेक्ट आंसर होता। इस मेथड से करते तो काफी आपके लिए आसान हो जाता भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एक क्रिकेट ने अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है तो उसका औसत एवरेज रन क्या होगा? तो आप सबको पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है जो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन क्या? संख्याओं की संख्या, अपॉन संख्याओं की संख्या। कर दो भाई सबको ऐड। तो आप बोलोगे 58 प्लस 76 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। अब गिनो भाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 58 76 40 छूट गया भाई, 40 क्या हुआ? छूट गया, तो 40 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कितनी है? टोटल 8 संख्या है। अगर आप इनका सम कर रहे होंगे तो इनका सम आएगा 400। क्या आएगा? 400। 400/8, 8×5 = 40, तो 50 आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 50 आंसर। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 50। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में पूछा गया, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, एक फॉर्मूला दिमाग में छाप लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लसप, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एलसीएम, गुणा मसप। तो ये तो नंबर, अब ये फॉर्मूला अपने दिमाग में छाप लो, इसीलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3 स्टार डाल दो भाई। हर एग्जाम में हर एआरओ इस क्वेश्चन को लगभग पूछता ही पूछता है। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन क्या है? 11 है, और लघुत्तम समापवर्तन कितना है? 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो आप बोले होंगे जो सेकंड नंबर होगा हमारे पास क्या होगा? 7700 इंटू 11 अपॉन 275। काटो भाई, 5 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 चौको 20, 0, 11 पंजे 55, 5 3 15, 5 8 40, 308 आ जाएगा आपका क्या? सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक घन में कितनी सतह होती है भाई? ठीक है, तो एक घन में 6 सतह होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे होती है, बताओ हमें। तो हम बताएंगे आपको कैसे होती है। ये मैंने एक घन बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई इस घन को, क्योंकि इस घन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक एक चीज करके समझाऊंगा। सबसे पहला, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि घन में कितने कोने या शीर्ष होते हैं, तो कोने और शीर्ष कैसे निकालोगे? तो घन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोने और शीर्ष की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। दूसरा आपके पास पूछा जाता है कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? भुजाएं आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी भुजाएं होती है? 12 भुजाएं। अगर बात करेगा कि सतह की, सतह की बात करेगा तो देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर और एक इधर और एक इधर, कितनी हो गई? 6 सतह। समझ गए? अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो अपने कमरे में बैठे हो सारी सतह गिन लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। 15 का 15%, तो 15 का 15%,
आप देख रहे होंगे 15 अंक की 225 और नीचे कितने जीरो, दो, तो नीचे 2 बार जीरो तो ऊपर 2 बार पॉइंट इधर खिसका दो, 2.25 क्या आपका आंसर, बोलो हाँ या ना। आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं और यदि 15 दिन में खोदते तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ती। तो ये M1D1 वाला कॉन्सेप्ट है इक्वल टू M2D2। MDH वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने टाइम एंड वर्क आपको पूरा पढ़ा रखा है बिल्कुल बेसिक से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है M1 जो है कितना है, 45 आदमी। ठीक है, कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, तो 15 दिन। D2 कितना है, 15 दिन। M2 क्या है आपको निकालना है, बोलो हाँ या ना। चलिए रख दो वैल्यू 45 इंटू 25 इक्वल टू x मान लेता हूं इंटू 15। ये 15 वैल्यू नीचे चले जाएगी, 45 इंटू 25 अपॉन कितना, 15। 15 तिया 45, ठीक है, और 25 तिया 75। आपका क्या आंसर, 75 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का सम ले लो, 12 क्या आ जाएगा एलसीएम। अब देखो दो में कितने का मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, तुम बोलोगे 6, उसका ऊपर का मल्टीप्लाई 6 कम 6। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए 4, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से 4 कम 4। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे 3, तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर से 3 कम 3। काउंट कर लो, 6 और 4 10 और 3 कितना, 13। 13/12 आपका क्या आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। 251 माइनस 249, 249 का स्क्वायर का मान बताओ। तो बहुत ही आसान था, सिंपल सा फंडा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना था। क्या लगाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या ए माइनस बी। तो 251 प्लस 249 इंटू 251 माइनस 249, तो ये वैल्यू कितनी आती, 2, और ये वैल्यू कितनी आती, सॉरी ये वैल्यू कितनी आती, 200 और 200 400, और 51 और 49 100, तो ये हो जाता है 500। तो यहाँ डिफरेंस देखो, माइनस करोगे तो 2, 500 इंटू 2 कर रहे होंगे तो 1000 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, और उसका 198 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है, 198 रुपए। कोई चीज आपने 200 की खरीदी और 198 में बेच दी, तो कितने रुपए का लॉस, 2 रुपए का लॉस। लॉस किसमें या प्रॉफिट लॉस किसमें निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य पर, किस पे हो रहा है 200 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। 100 से कट गया, 2 जीरो से 2, 2 से 2 कितना आ गया 1%। ये क्या आ गया, लॉस आ गए, हानि आ गई। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बेसिक से समझो। देखो एक वस्तु का क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था। क्या दे रखा था, क्रय मूल्य 200 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य दिया था कितना, 198 रुपए। तो यहां से सबसे पहले आप हानि निकालते हैं। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि आपको तभी तो होगी जब आप कोई वस्तु ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे 200 माइनस 190। ठीक है, तो आपके पास हानि कितनी आ गई, तो आप बोल रहे होंगे कि 2 रुपए की आपके पास हानि आ गई। यही तो मैंने यहाँ लिखी थी। अब आपको निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि 2 रुपए की, क्रय मूल्य 200 का, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 1%। तो यही चीज मैंने यहाँ की बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आपकी क्वेश्चन होने लगेंगे भाई। आगे कह रहा है कि 24:44 का अनुपात को सरल करो। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6:11, ऑप्शन डी आपका आंसर।
सॉल्व करना है 11/15 -7/15। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 15 आ जाएगा। 15 एकम 15, 11 एकम 11, -15 एकम 15, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 4/15। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए, x+2 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे कुछ अच्छा देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा है मैंने ये देखा है a+b के होल स्क्वायर में। ये क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, b की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x² + 2 × x × होगा नहीं होगा, प्लस b क्या है? 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 2 दूनी 4x + 2 दूनी 4। है कहीं ऑप्शन में x² 4x + 4? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हम रीजनिंग में। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 10 मार्क्स आपके पास आपके हाथ में होते हैं फ्री के भाई। तो देखो, आपसे बोला है कि A B C E F G L J K M N O आगे वाली सीरीज क्या होगी? तो A B C देखा आपने, तो इसके बाद आप देख रहे होंगे कि D गायब है। E F G, G के बाद क्या गायब है? अगला जो नंबर है, अगला जो अल्फाबेट है वो गायब, अगला एक अल्फाबेट छोड़कर फिर अगले अल्फाबेट में चल रहा है। K के बाद L गायब है, फिर M N O। O के बाद क्या गायब करना है? P। P के बाद Q R S आपका आंसर। किसी संकेत में A Y S को BAT लिखता है, BAT। तो BYS को क्या लिखेगा? तो आप देखो कि A 1 होता है, B 2 होता है, ये होता है 25, ये होता है 1, S 19, T 20। ठीक है, तो देखो क्या देखो, 1 में 2 बनाने के लिए +1, 25 को 1 बनाने के लिए +2। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे हुआ ये +2? तो हम बताएंगे कैसे हुआ। देखो, 25 के बाद 26 और 26 के बाद 27, तो 27 तक तो अल्फाबेट होते नहीं है, अल्फाबेट 26 होते हैं। तो 26 के बाद अगर 27 आएगा तो फिर से A स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद 20 तो +1, ऐसे इसमें होगा। B 2, Y 25 और S 19। तो B+1 C, Y के बाद फिर A आ जाएगा और S के बाद T, कैट। कैट माने बिल्ली। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको डायरेक्शन के 4 पता होनी चाहिए। इसको सिंपल न्यूज से याद करो। किससे? न्यूज से। NEWS, पूरब पश्चिम, सॉरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हमारे पास क्या होती है? 4 डायरेक्शन होती है। इन्हें स्टैंडर्ड डायरेक्शन कहा जाता है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन बोले तो ये कभी चेंज नहीं हो सकती भाई। तो विजय जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण सर कहाँ होगा? तो आप बोले होंगे दक्षिण सर नीचे होगा। दक्षिण गया वो कितना? 5 किलोमीटर। तो भाई दक्षिण, अब उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। कहाँ है फेस? नीचे। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो जो उसका राइट होगा वो इधर होगा, क्योंकि उसका मुंह कहाँ है? नीचे है। दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, तो उसका फेस इस तरफ है, तो इस तरफ राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। तो राइट चल रहा है कितना? 5। राइट चला 5। अब उसका जो फेस है वो ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, और पुनः दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये तो चला दी। अब वो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो ये इतनी दूर है भाई। कितनी दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। ये प्रारंभिक स्थल है और यहाँ से कितना दूर है? इतनी तो दूर है, 3 किलोमीटर। आपका आंसर ऑप्शन डी। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 5 7 8 9 को जो है वो लिखता है XTZAL। 2 3 4 6 को लिखता है NPSU। तो कह रहा है 2 3 5 4 9 को क्या लिखे?
जब भी आपके पास जो कोड पूछे गए हो वो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाए तो वो उसके कोड होते हैं। जैसे आप बोलोगे 2 का कोड क्या होगा, तो 2 का कोड क्या होगा, n होगा। 2 का कोड मैंने लिख दिया n। 3 का कोड p, 5 का कोड t, 4 का कोड s, 6 का सॉरी 9 का कोड l। NPTSL, NPTSL ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सीरीज काफी आसान थी भाई, बहुत ही आसान। एक, एक का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर, 36, 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या, 7 का स्क्वायर, 7 7 49, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई।